गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग माय सेकेंड एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। और कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। चलिए इसके साथ समय ना व्यर्थ करते हुए, ठीक है, आपकी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी होता है अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो जाती है। ठीक है, और ये भी बताया था कि अगर कोई बंदा आईटीसी का क्लेम लेना चाहता है, ठीक है, तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है, क्योंकि सम टाइम इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एंड इफ यू पे द कैप का टैक्स ऑन द इनपुट, ठीक है, इफ यू ऑलरेडी पे द टैक्स ऑन द इनपुट, तो ठीक है, यू कांट क्लेम फॉर द कैप का आईटीसी बिकॉज ऑफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, एंड डेफिनेटली फॉर द कैप का, टेकिंग द कैप का ऑब्वियसली मतलब नाउ यू हैव टू बी द कैप का जो टैक्सेशन पार्ट है आपका, जो आपके इनपुट पे कर आए हैं, वो आपको यू हैव टू बिकम द कैप का दैट योर मतलब वो आपकी एक मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, कि मतलब देयर मस्ट बी नीड फॉर यू कि क्या कहते हैं आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाएं। तो उस केस में कुछ लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन विदाउट थ्रेशोल्ड भी जरूरी होता है, जिसमें मैंने आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बताया था, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी वी डिस्कस इन द कैप का लास्ट क्लास, तो डेफिनेटली इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेना था। ठीक है, नाउ we should discuss the कैप का कि registration to be given by the both central and state authority on the common ये application। वो तो सीधी सी बात है, ऐसा थोड़ा ना कि अगर मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी तो व्हेन आई हैव टू पे द कैप का जीएसटी, ठीक है, जीएसटी ऑन द कैप का सीजीएसटी एंड जीएसटी, तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं मुझे लोकल वाइज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। व्हेन आई हैव टू पे द कैप का आईजीएसटी, तो उसके लिए मुझे अलग से क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब मैं एप्लीकेशन अप्लाई क्या कहते हैं जब मैं क्या कहते हैं एज एप्लीकेंट जब मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाती है, या फिर अगर विदाउट थ्रेशोल्ड भी मुझे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है, तो जब मैं एप्लीकेशन लगाती हूँ, ठीक है, तो उस केस में मुझे जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो दोनों के अंदर मिलता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर, दोनों के अंदर ही मिलता है। इनफैक्ट मुझे आईजीएसटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन मिलता है। क्लियर हो गया? वो बात अलग है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या कहते हैं थ्राइस क्या कहते हैं मतलब बिलोंग टू क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या आपका एक्ट। सीजीएसटी अलग है, एसजीएसटी अलग है, आईजीएसटी अलग है, यूटीजीएसटी अलग है, बट स्टिल अगर मैं एप्लीकेशन लगाती हूँ तो मुझे सबके लिए सबका एक ही में रजिस्ट्रेशन मिलता है। एंड डीम रजिस्ट्रेशन आफ्टर 3 कॉमन वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन अनलेस ऑब्जेक्टेड टू। वो तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अभी 3 दिन नहीं है बच्चों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब हो चुका है कि अगर मान के चलिए कि ये 7 डेज हो चुका है। ठीक है, अब 7 डेज हो चुका है। मतलब अल्टीमेटली अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपका उसने कुछ भी नहीं बोला, आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है, कुछ नहीं बोला, तो 7 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट हो जाता है या आपसे वो फर्दर डॉक्यूमेंट मान लेता है, तो ये 7 दिन आपके तब से क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। एंड सेल्फ सर्टिफाइड अमेंडमेंट एक्सेप्ट फॉर द सर्टेन कोर्ट फील्ड्स, वो तो सीधी सी बात है। देखिए सीधी सी बात है, सेल्फ सर्विस अमेंडमेंट इन्होंने बोला कि अगर मान के चलिए कि जैसे अब ये 2017 में आया था, उसके बाद एन नंबर ऑफ अमेंडमेंट इज केम इनटू फोर्स इन द कि आपका जीएसटी, तो ऑटोमेटिकली वो तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब आप अमेंडमेंट को फॉलो करेंगे, या आपको बताया जाएगा कि दिस इज दिस अमेंडमेंट फॉर यू एंड दिस इज नॉट फॉर यू। ऐसा नहीं है। एंड प्रोविजन फॉर सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो फॉर सी मोटो कैंसिलेशन, वो तो सीधी सी बात है भाई। जीएसटी के अंदर अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, अगर हम जब तक हम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं तब तक तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी की लाइक कि अब हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड वी हैव टू बी क्या आपका रजिस्टर सरेंडर अवर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उस केस में हम सरेंडर के लिए जो प्रोविजन बने हुए हैं जीएसटी के अंदर वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर सीयू मोटो कैंसिलेशन, क्योंकि सीयू मोटो कैंसिलेशन उन्होंने मेरे बच्चों ये बताया कि कई बार क्या होता है, जैसे वही कहना कि एक डोमेंट कंपनी होती है या एक वर्किंग कंपनी जो कि डोमेंट स्टेटस में चली जाती है, नॉन वर्किंग बन जाती है, तो उसको और 5 साल के बाद क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऐसी सेम यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लगातार आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो करा लिया बट कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई आप रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है, बार बार आपके पास नोटिस आ रहा है जीएसटी अथॉरिटी से बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो पहले वो आपको डोमेंट स्टेटस में डालता है एंड देन उसके बाद आफ्टर सम टाइम वो आपका क्या कर देता है, टैक्स अथॉरिटी आपका कैंसिलेशन कर देती है। क्योंकि कई बार हम रजिस्ट्रेशन ले तो लेते हैं बट हम क्या नहीं कराते, बिल्कुल भी उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली फॉर द सम टाइम जो अथॉरिटी होती है वो हम लोग को क्या कहते हैं, डोमेंट स्टेटस में डालती है एंड आफ्टर दैट वो हमें ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर देती है, एक क्या कहते हैं, हम मतलब स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं हमारे नाम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द क्या आपका जीएसटी। इसके बाद है आपका रिटर्न। सीधी सी बात है, वो तो देखिए रिटर्न एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप लोगों ने जो टैक्स पे किया,
जितना आपने आईटीसी लिया, ठीक है, आईटीसी का क्रॉस वेरिफिकेशन, ये सब आपका रिटर्न में क्या करना पड़ता है, आपको शो करना पड़ता है, क्योंकि उसी के बेस पर आप नेक्स्ट ईयर में आपका जो आईटीसी या तो पेंडिंग रह गया था, जो आपको रिफंड नहीं मिला, या फिर आपने क्या कहते हैं आपको जैसे वो क्या ना, अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, आपको पता है कि अगर हम रिटर्न फाइल ना करें, अगर मान के चले पीजीबीपी हेड में, कैपिटल गेन में, या फिर क्या कहते हैं अदर सोर्स के लॉस एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस में, क्या कहते हैं अगर लॉस है और वी वांट टू कि क्या कहते हैं हमारे लॉस नेक्स्ट ईयर भी क्या हो, कैरी फॉरवर्ड हो, और नेक्स्ट ईयर भी हमारा क्या हो, सेट ऑफ हो, तो उस केस में अनटिल अनलेस आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं आप उस लॉस को क्या नहीं कर सकते हैं, सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ जीएसटी। अगर मान के चलिए कि आप ये चाहते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई आईटीसी है आपके पास, इनपुट क्या कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपके पास, या फिर प्रोविजनल बेस पर आपने ज्यादा क्या कर दिया था, टैक्स पे कर दिया था, और आपने अथॉरिटी से उसको रिफंड नहीं मांगा, क्लियर हो गया। तो जब तक आप रिटर्न में वो वाली बात क्या नहीं करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, तब तक अल्टीमेटली क्या नहीं होगा, तब तक अल्टीमेटली आपको उस चीज का क्लेम नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल टैक्स पेयर तो वही जो नॉर्मल जीएसटी में क्या लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन लेते हैं। कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए तो मैंडेटरी हो जाता है रिटर्न फाइल करना, क्योंकि वही उस बात का प्रमाण होता है कि आप कंपोजिशन लेवी के अंदर हैं, और इस रिटर्न से पता चलता है कि आपने किसी भी चीज पर आईटीसी तो क्लेम नहीं किया, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, उसको साफ साफ प्रोहिबिशन हो रखा है। कैजुअल टैक्स पेयर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कभी कभार मोटी ट्रांजेक्शन करता है, बट कभी कभार करता है, वो रोज रोज नहीं करता। कैजुअल टैक्स पेयर मोस्टली वो लोग होते हैं जो अल्टीमेटली सीजनल फैक्ट्री चलाते हैं, जैसे अगर हम बात करें शुगर फैक्ट्री एंड ऑल, ठीक है, जिनकी क्या कहते हैं 3-4 महीने पूरे साल में फैक्ट्री चलती है, इसके अलावा उनकी कोई फैक्ट्री नहीं चलती है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर मैंने आपको बताया था कि जो बाहर से एग्जीबिशन वगैरह में क्या कहते हैं अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, ट्रेड फेयर वगैरह में, या फिर क्या कहते हैं किसी भी चीज का प्रमोशन, जैसे तिब्बती, आप लोगों के लिए बहुत सुपर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, तिब्बती आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ नेपाली भी हैं, ठीक है, कुछ तिब्बती भी हैं, कुछ चाइनीज भी हैं, तो वो लोग अपना सामान यहाँ पर बेचने आते हैं, ठीक है, तो उस केस में उन लोगों को क्या कराना पड़ता है, आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और ये रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 90 डेज, 90 डेज के बाद या तो एक्सटेंशन लें, वरना ये ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। टीडीएस डिडक्टर, सीधी सी बात है, जीएसटी के अंदर भी कौन होते हैं आपके टीडीएस डिडक्टर होते हैं, जिन्होंने आपका क्या किया, टैक्स पहले से ही काट लिया, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस फॉर्जरेंस के लिए क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस लेता है, टू फाइल सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न विद द डिफरेंट कट ऑफ डेट। तो हाँ, सबके लिए जो कट ऑफ डेट है, किसी के लिए हर महीने उसको क्या करना है, क्या कहते हैं आपका जीएसटी की रिटर्न फाइल करना है, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए मंथली है, किसी के लिए क्वार्टरली है, किसी के लिए हाफ ईयरली, किसी के लिए एनुअली है। तो सबका अपना अपना क्या है उन्होंने बता रखा है फीचर्स आपके। और ये वाली बात डेफिनेटली कि रिटर्न कैसे कब किस किस डेट पर भरी जाएगी, इसके लिए यू शुड ज्वाइन माई जूम मीटिंग, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, वीडियो क्लास में, क्योंकि वीडियो क्लास वी हैव टू क्या आपका लॉन्च ऑन द पब्लिक पोर्टल, ठीक है, तो पब्लिक पोर्टल पर आप केवल उतनी बात बताते हैं जितना कि एग्जैक्टली आप लोगों को बतानी होती है, ठीक है। पर्सनली जब आप लोग मेरे से जूम मीटिंग में आएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल क्या आपका शेयर विद यू क्या आपका द डेट ऑफ द क्या आपका रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न टू बी फाइल विद 31 दिसंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल। वो तो सीधी सी बात, जैसे हमारे यहाँ होती है ना वो क्या कहते हैं, अगर हम किसकी बात करें, इस कंपनी की एनुअल रिटर्न की बात करें, तो जब एजीएम हो जाती है, व्हेनेवर द एजीएम इज कंडक्टेड, तो आफ्टर तक क्या आपका विद इन क्या कहते हैं 30 डेज व्हेन वी कंडक्ट द क्या आपका एजीएम, तो उसके 30 दिन के अंदर वी हैव टू फाइल द एनुअल रिटर्न। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है, एंड यू नो वेरी वेल द फाइनेंशियल ईयर इज एंडेड ऑन द 31 मार्च, तो 31 मार्च को मान के चलिए कि हम 2021 की बात करें, तो ओवर फाइनेंशियल ठीक है वॉज एंडेड ऑन द क्या आपका 31 मार्च। तो डेफिनेटली रिगार्डिंग द क्या आपका जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हुआ, क्या आपका 2020 1 अप्रैल टू क्या आपका 31 मार्च 2021, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में जो आपकी रिटर्न भरी जाएगी वो टिल तक आपका 31 दिसंबर भरी जाएगी, ठीक है, विद रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इन्होंने इसलिए बोला कि अगर मान के चले गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, या फिर किसी चीज को आपने पहले क्लेम कर लिया था जिसको बाद में आपने क्या किया, रिफंड किया, या कुछ भी ऐसी कोई भी अगर सिचुएशन है, ठीक है, तो उस केस में आपको 31 दिसंबर तक क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड द शॉर्ट फाइल रिटर्न नॉट टू बी ट्रीटेड एज वैलिड रिटर्न फॉर द मैचिंग एंड अलाइंग आरटीसी। वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि एनुअल रिटर्न के बेस पर ही आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, और उसके बेस पर ही आपको क्या मिलता है, प्रॉपर तरीके से आईटीसी मिलता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट फाइल रिटर्न मतलब अगर आप ब्रीफ मतलब पूरी एनलार्ज करके रिटर्न को फाइल नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको ना आईटीसी मिलेगा और ना ही जो क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि जो फंड ट्रांसफर होते हैं वो साल के एंड में ट्रांसफर होते हैं, क्लियर हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में, क्योंकि कलेक्शन तो आपको कौन करती है, जीएसटी क्या कहते हैं आपका
या सेंट्रल करे चाहे स्टेट करे, वो बढ़ता इस तरीके से ही है एट द एंड ऑफ द क्या आपका ईयर। ठीक है, तो उस केस में इन्होंने बोला कि अगर आप वैलिड रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो जब आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उनका फंड एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो आपको क्लेम कैसे मिल जाएगा। तो वही वाली बात यहाँ पर इन्होंने बताई। एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर स्कीम टू असिस्ट टैक्स पेयर मेनली इन द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वो तो सीधी सी बात है। आप देखिए जो भी अब, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे सीए हैं, सीएस हैं, दे आर क्या कहते हैं प्रैक्टिसिंग इन द क्या आपका जीएसटी स्कीम्स ऑल्सो, क्योंकि 2017 के बाद बहुत बड़े तरीके से स्कोप बढ़ा था इसके अंदर। ठीक है, तो क्या कहते हैं उनकी आप मदद लीजिए रिटर्न को क्या करने के लिए, फाइल करने के लिए। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर। और इसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास को आने वाले टाइम में कंसीडर करेंगे। ओके बाय गाइस, टेक केयर।